हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगीश बायोलॉजी। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सैम्पल पेपर नंबर 1 को। मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई के द्वारा नोडिया ऐप पर 30 सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स बेसिकली जो लॉन्च हुए हैं सीबीएसई के, उन सैम्पल पेपर्स को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें से मैं ये पहला सैम्पल पेपर ले रहा हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का। और मैं इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करके बताऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, कैसे आप उसे राइट करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो और इस तरीके के बाकी सारे सैम्पल पेपर्स को भी देखना चाहते हो जो मैं अपकमिंग डेज के अंदर डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नोटिफिकेशन बेल जो आइकन होता है उसको आप बेसिकली क्या करें, टैप कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए जैसे ही मैं पेपर अपलोड करूँ। कोशिश करूंगा कि मैं हर बार ये जो सैम्पल पेपर है वो आपका ऑन एन एवरेज 1 to 2 डेज के अंदर अपलोड कर दिया करूंगा। पूरी कोशिश ये रहेगी कि डेली वाइज अपलोड करूं कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मैं 30 सैम्पल पेपर सॉल्व करा दूं। अगर आप इन 30 सैम्पल पेपर करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर इन योर बायोलॉजी एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सैम्पल पेपर नंबर 1, जो कि इसका पहला पार्ट है। अब इस पेपर के अंदर यहाँ आपको सब पार्ट लिखे हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें आप खुद पढ़ सकते हो। बायोलॉजी जो कि आपका कोड कोड है, इसके अंदर बायोलॉजी 044 कोड है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 33 क्वेश्चन होंगे और ये सारी बातें इसमें लिखी है, कौन से कितने नंबर का होगा, ये सब चीजें आप खुद डिस्कस कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि आप किस तरीके से इसे सॉल्यूशन दोगे और कैसे इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यू, एजर्सन रीजन जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ 4 कंट्रीज आर गिवन बिलो, विच विल हैव द लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ओके लुक एट दिस, ग्रोथ रेट किसकी लीस्ट होगी, किसकी सबसे कम होगी, आपको बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला होता है जो आप याद रखेंगे। और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बर्थ रेट, सॉरी, माइनस डेथ रेट। ओके, तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई पॉपुलेशन पी है तो उसमें बेसिकली आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इसकी ग्रोथ रेट अगर आपको निकालनी है तो आप बर्थ रेट निकालिए और फिर उसकी डेथ रेट ले लीजिए। और बर्थ रेट में से डेथ रेट आप जैसे ही घटा दोगे तो आपके पास जो भी ग्रोथ रेट है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें अगर आप ऑप्शन चेक करें तो 15 - 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 25 - 10 15 हो जाएगा, 35 - 18 करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 17 के आसपास आएगी। ठीक है, 17 आएगी। और वहीं पर अगर आप 48 में से 41 माइनस करते हो यू विल गेट ओनली 7। इट मीन्स एस इज द ऑप्शन कि जिसका जो लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, क्या है, लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। लीस्ट पॉपुलेशन रेट 48 - 41 एंड दैट इज ओनली 7। और ये सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जो कि एस वाले में देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गई आपकी ग्रोथ रेट। तो इसका आप फॉर्मूला याद रखें, ये आपको एक बात याद रखनी है। कोशिश करें कि अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठे, ताकि जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन्हें वन बाय वन साइड पे लिखते रहे। क्योंकि आगे जो अगले सैंपल पेपर्स आप देखोगे तो हो सकता है उसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो, तो वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग फॉर द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा आपका करेक्ट इवेंट है वो आपको बताना है। प्रोलिफरेटिव फेज में रैपिड रीजनरेशन ऑफ मियोमेट्रियम, नो दिस इज रॉन्ग। ओके, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मियोमेट्रियम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, ना कि मियोमेट्रियम का। आपको मैं बता दूं 3 लेयर्स होती हैं जब आप बेसिकली डिस्कस करते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो जो अंदर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, बाहर की जो होती है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और मिडल लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड मियोमेट्रियम। और रीजनरेशन मियोमेट्रियम का नहीं, एंडोमेट्रियम का होता है। तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज के अंदर बेसिकली सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन होती है एक स्ट्रक्चर की, और वो स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टेक्स प्लेस दैट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। यस, दैट इज करेक्ट एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी दोनों मैंने पढ़ ही नहीं रहा, आप चाहो तो उसे पढ़ के कंफर्म कर सकते हो, बट यही के स्टेटमेंट मेरे को 100% पता है कि ट्रू है। तो आप अपने आंसर पर श्योर हो और उसे टिक कर दें। ओके, तो इसका आंसर आपके पास ये होगा। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड डीएनए इज ATGC, ATGCA,
व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जैसे इसका अपोजिट आप बनाते हैं, मैं आपको बता दूं ATGCA, और इसका एक रूल होता है जहां पर A आपका बेसिकली डबल बॉन्डेड होता है विद T, एंड G जो होता है वो ट्रिपल बॉन्डेड होता है विद C। तो आपको इस तरीके से एंड वाइस वर्सा, ऐसी कंडीशन में आपको इसको बेसिकली क्या करना है, बनाना है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को। तो ए के सामने आ जाएगा TACGTA CG and T। So this will be the answer of this question, and that is option C। Okay, that is option C। Okay, so this is the answer of this question। Now move to the next question, question number 4। Sorry, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच सिलेक्ट करना है, कौन कौन सा है। तो ये बेसिकली 3 जीन दे रखे हैं, इन्हें हम क्राई जीन्स बोलते हैं। और ये क्राई जीन्स आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को जब आप पढ़ते हो, स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो वहां पर इन तीनों क्राइजीन को डिस्क्राइब करा हुआ, और यही 3 क्राइजीन एनसीईआरटी में दिए। तो डेफिनेटली आप इन तीनों को याद रखिए कि कौन सी किसके लिए यूज होती है। यहाँ आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ मैच मैच हो रहा है। तो इसमें क्राई 1AC कॉटन वुलवॉर्म ये 100% ट्रू है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्राई 2AB कॉर्न बोरर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्राई 1AB कॉटन वुलवॉर्म ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट मीन्स ए आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज जीन क्राई 1AC एंड क्राई 2AB अगर हम बात करें तो वो दोनों टारगेट करते हैं कॉटन बोलवॉर्म को। ओके, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, यानी इसका भी आंसर यही था, कॉटन बोलवॉर्म। ओके, बोलवॉर्म, सॉरी। Okay, now move to the question number 5। If plasmid vector is digested with eco R1 at the single site, then what will happen। अगर देखो किसी भी एक इको R1 की अगर हम बात करें, इको R1 बेसिकली क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये बेसिकली क्या करता है, जब प्लाज्मिक वेक्टर की एक पर्टिकुलर साइट को कट करता है तो वहां पर वो कुछ एंड प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, जो एंड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं वो 2 स्टिकी एंड विल बी produced, then the answer will be B, 2 sticky ends will be produced there। Okay, now move to the question number 6। An isolated population of human with approximately equal number of blue-eyed and brown-eyed individual was decimated by an earthquake। Only a few brown-eyed people remained to form the next generation, and this kind ऑफ चेंज इन द जीन पूल इज कॉल्ड। देखो सडनली एक स्पीसीज जो हो रही है ब्लू आइड और ब्राउन आइज में से कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाती है, दैट इज ब्लू वन। अगर इस तरीके से कोई इवेंट होता है जहां पर कोई स्पीसीज सडनली पूरी की पूरी तरीके से गायब हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट वी कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बेसिकली हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है या जो इक्वेशन हम पढ़ते थे उसके फैक्टर्स होते हैं, और उस फैक्टर्स के अंदर डिस्कस करा गया व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, सडन चेंज आता है, जिस सडन चेंज में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाए और एक पर्टिकुलर स्पीसीज रह जाती है और फिर उसी की जनरेशन बढ़ती रहती है, उसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ए मैच्योर ओव्यूल हैज। देखो एक डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो मैच्योर ओव्यूल के अंदर क्या होता है, तो मैच्योर ओवल के अंदर एक तो डिप्लॉयड सेल होती है और एक ट्रिप्लॉयड सेल होती है। ओके, वन डिप्लॉयड एंड वन ट्रिप्लॉयड सेल विल बी द आंसर। डिप्लॉयड बेसिकली कैसे बनी कि एग प्लस में जो आपका पोलन ग्रेन था वो फ्यूज होता है, और एक आपका केस होता है ट्रिपल फ्यूजन का जहां पर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए एक डिप्लॉयड सेल होती है और एक ट्रिप्लॉयड सेल होती है। डिप्लॉयड सेल बोले तो 2N एंड ट्रिपलॉयड सेल जो होती है दैट इज 3N। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टेटनस कंफर्म्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ओके, किस टाइप का इम्यूनाइजेशन है जिसमें आप टेटनस दे रहे हैं। तो अगर टेटनस की इंजेक्शन की बात करूं तो बेसिकली किसी भी पर्सन जो है इन्फेक्टेड है विद किसी भी डेडली माइक्रोस्कोप से, तो उसे क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की डिमांड होती है, और ऐसी कंडीशन में टेटनस सप्लाई करा जाता है। बेसिकली टेटनस उसकी बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट करा जाता है। इसे हम बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि परफॉर्म्ड बॉडी होती है, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एंटीटॉक्सिन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करा जाता है। और इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को जो कि हम बाहर से देते हैं सडनली एकदम से, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। व्हाट वी कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपको दोनों कॉलम मैच करना है, कौन सा किस टाइप की कंडीशन है। ओके, अब इस मैच द कॉलम को अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मल्टीपल एलिलिज्म की बात करें तो ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है ह्यूमन
ब्लड ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस आपका होता है जहां एक आपका रिसेसिव पेरेंट, बेसिकली जो F1 जनरेशन होती है, उसे आप क्रॉस कराते हैं कंप्लीटली डोमिनेंट पेरेंट से, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। और अगर वहीं पे कैपिटल डी कंप्लीट डोमिनेंट को, सॉरी, एक फर्स्ट जनरेशन को आप क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से, तो ये होती है टेस्ट क्रॉस। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ये यहाँ लिख भी रखा है। तो दिस इज योर बैक क्रॉस एंड दिस इज योर टेस्ट क्रॉस। ओके, तो तीन आंसर देख के ही हम ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकंड एंड सी का फर्स्ट। ओके, तो दिस इज द आंसर, आंसर विल बी बी। ओके, आंसर विल बी बी। इट मीन्स आगे भी आप चेक कर सकते हो। देखो, क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता दूं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनकी बेसिकली क्या होती है, मिक्सिंग होती है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की मिक्सिंग होती है। रिकॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का बनना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके, दो बेसिकली टॉपिक है, आप जब आप पढ़ते हो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो वहां पर ही डिस्कस करा गया। नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ओके, this is question number 9. Now I move to question number 10. The diagnostic test, sorry, that confirm typhoid in human is टाइफाइड। ओके, टाइफाइड के लिए आपके पास जो टेस्ट होता है दैट इज विडाल टेस्ट। तो दिस इज द आंसर। इन अ लाइफ टेबल, क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लाइव्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इज 800। एक बेसिकली कंडीशन दी है जहां पर वो कह रहा है कि एक लाइफ टेबल के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो कितने हैं, 800 है। ड्यूरिंग दिस इंडिविजुअल इंटरवल, सॉरी, 200 इंडिविजुअल्स डाई और 200 लोग मर जाते हैं। तो डेथ रेट आपको बतानी है। तो 200 मर रहे हैं, टोटल ओवरऑल कितनी थी आपकी, 800। तो दैट विल बी 1/4 एंड 1/4 विल बी इक्वल टू 0.25। इट मींस द आंसर विल बी ए। ओके, 0.25 आपसे कैसे निकाला, तो मैं आपको बता दूं। डेथ रेट निकालने का होता है नंबर ऑफ डेथ अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ओके, आप चाहो याद रख सकते हो से, नंबर ऑफ डेथ अपॉन में initial number of individual। okay, initial number of individual, sorry। okay, question number 12, which of the following sewage treatment remove suspended solid। अब suspended solid particles को remove करने की बात कर रहा है। suspended solid particle sedimentation के थ्रू remove करे जाते हैं और वो primary treatment होता है। कौन सा treatment होता है, primary treatment होता है। ओके, तो B is the answer। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन जो है वो एजर्सन रीजन क्या है, जहां पर आपको दो स्टेटमेंट पढ़नी होती है और दोनों स्टेटमेंट में एक रिलेशन फाइंड करना होता है। अगर वो रिलेशन मिल रहा है तो उसके बिहाफ पर यू हैव टू गिव द आंसर। और वो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखे हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू। डेफिनेटली आपने से क्वेश्चन करे होंगे तो मैं इस चीज को क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, आप सीधे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, हर्बीवोर्स आर कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल्स बिकॉज दे कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू एनिमल मैटर। प्लांट मटेरियल इनटू एनिमल मैटर, यस, दिस इज करेक्ट। हर्बीवोरस ही ऐसे होते हैं क्योंकि हर्बीवोरस प्लांट को कंज्यूम करते हैं और वो पहले ऐसे एनिमल हैं जो कि एक प्लांट मैटर को कन्वर्ट करेंगे अपनी बॉडी में ले जाके इनटू अ एनिमल मैटर। डिकम्पोजर्स प्ले अ pivotal role in the ecosystem as and they directly indirectly support the producers। Decomposers play a important role, you can say, in the ecosystem as they indirectly support the producer। Yes, this statement is also true। ये statement भी आपकी 100% true है। That's why the answer will be both A and R true and R is not a correct explanation। R is not a correct explanation of A because यहाँ बात जो हो रही है वो herbivores की हो रही थी और उससे related concept को लेके हुई थी, जबकि यहाँ जो discussion हो रहा है वो decomposers का हो रहा है। ओके, किसका हो रहा है, डिकम्पोजर्स का हो रहा है। तो डिकम्पोजर्स को आप कभी कभी ट्रांसफॉर्मर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेड बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, उसे डिकम्पोज करते हैं और सॉरी एक किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को ले जाते हैं उसके एलिमेंटल स्टेज पर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कुछ इस तरीके से है जिसमें एक डायग्राम गिवन कर रखा है उन्होंने और इसके बिहाफ पर दे आर बेसिकली गिविंग अ assertion and reason। What they are asking, A is the Xenopellucida present just around the plasma membrane of the oocyte। A initiate acrosomal reaction of the sperm and also prevent polyspermy। Also prevent polyspermy। So what will be the answer?
स्टेटमेंट ए की अगर मैं बात करूं तो दैट इज करेक्ट। ए जो होती है वो जोना पेलिसिडा लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है जस्ट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, दैट इज करेक्ट। ए इनिशिएट एक्रोसोमल रिएक्शन, यस, पहली बार स्पर्म जो होता है वो जोना पेलिसिडा पे आके ही इंटैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन इंटैक्ट होती है ऑफ द स्पर्म, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी पॉलीस्पर्मी होती है ताकि एडिशनल स्पर्म की जो अटैक है उसको क्या करा जा सके, इनिबिट करा जा सके। ओके, उसको क्या करा जा सके, इनिबिट करा सके। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में जोना पेलिसिडा के बारे में उसने बताया था, ठीक है, कि कहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट है, तो वो सिर्फ प्रेजेंस के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन बाद में जो है वो एक एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा है, और एक्रोसोमल रिएक्शन तब स्टार्ट होती है जब स्पर्म स्ट्राइक कर जाता है जोना पेलिसिडा लेयर से। ओके, तो इसका बेसिकली कोरिलेशन नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट देयर इज नो करेक्ट explanation of assertion. Okay, reason is not the correct explanation of assertion. Okay, so this is the answer. Answer will be B. Now move to the question number 15. Distribution of age group is said to influence the population growth. Population growth is a measure of increase of population over a period of time. Over a period of time. The distribution of age group is said, okay, is said to influence the population of growth. कि distribution age group आपका influence करता है population growth को. Yes, this is correct. Okay, this is correct. Population growth is measure of increase in population over a period of time. Yes, this is also correct. लेकिन यहाँ पर एज ग्रुप के बारे में बात करी गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप में, ठीक है, जो कि इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते कि पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर ग्रोथ इज अ मेजर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका इससे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी बी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। pyramid of biomass in sea is generally inverted. Yes, this is true. Why? आप why पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। Why? Because the biomass of fish far exceed than the phytoplankton, यानी प्लांट के अंदर जो वाटर के अंदर छोटे मोटे प्लांट है जिन्हें आप फाइटोप्लैंक्टन करते हैं उसके कंपैरिजन में जो फिश हैं, जो फिश हैं वो काफी ज्यादा हैं। ओके, उसके कंपैरिजन में फिश जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, इनका नंबर काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द फाइटोप्लैंक्टन। इन दिस ये कंडीशन बिल्कुल 100% इस बात को जस्टिफाई करती है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए। ओके, so these are the MCQs which are basically given here. Now we will start discussion with section B. ओके, सेक्शन बी को मैं कुछ सेगमेंट इस तरीके से दे रहा हूँ, हो सकता हूँ मैं सकता है कि कुछ सेगमेंट मुझे इसके अंदर लिखना पड़े, ये भी हो सकता है कि इतना ज्यादा लिखने की वजह से ये वीडियो काफी लंबी हो जाए, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक पार्ट में से पढ़ाऊँ फिर दूसरे पार्ट में बचा हुआ पार्ट इसके अंदर में डिस्कस करूँ, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि टाइम के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कितना टाइम मैं लेता हूँ इन पेपर को सॉल्व करने में। मेन मोटिव मेरा यह है कि मैंने जल्दी करके इनके आंसर भी लिख सकता था, अगर आपको ऐसा लगे कि आंसर पहले लिख दो वैसे पढ़ना पढ़ना चाहिए तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये स्टार्टिंग करी कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन भी कर दूं जिससे आपको वो टॉपिक्स दोबारा पढ़ने ना पड़े। ओके, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन ओवम सराउंडेड बाय अ कोरोना रेडिएटा। एग्जैक्ट वही डायग्राम है जो इन्होंने ऊपर दे रखा है, एग्जैक्ट वही डायग्राम है जो उन्होंने ऊपर दे रखा है, बस आपको स्पम इस्तेमाल नहीं करने, यही डायग्राम जो आप देख रहे हो इसी डायग्राम को आपको वहां बनाना है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा वाला ये डायग्राम आपका यहाँ पर आएगा। ओके, ये डायग्राम आपका आएगा, लेवल द फॉलोइंग आइकन एवं ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो ओवम बेसिकली आप सेंटर में रखते हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो इस तरीके से आप, ये हो गया फर्स्ट, फिर यहाँ पे एक लेयर आपने बनाई और एक और लेयर आपने यहाँ डिस्कस कर दी इस तरीके से, ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ। ओके, ये लो, ऐसा बना देता हूँ। तो ये जो पार्ट है वो सेंटर वाला होता है ओवम, और इसके बाहर आपकी होती है कोरोना रेडिएटा सेल, जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। ओके, इस तरीके से आपको ये सेल देखने को मिलेगी। मैं इसे और क्लियर बना सकता था, लेकिन अभी क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो। बस मैं आपको नाम स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, इसके बारे में बना रहा हूँ। तो जो सेंटर में है दैट इज योर ओवम, इसके बाद फिर उसने पूछा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक द आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, और फिर होता है हमारा जोना पेल्योसिडा। ओके, उसके बाद होता है हमारे पास जोना पेल्योसिडा। तो आपके पास एक लेयर है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन वी हैव अ जोना पेल्योसिडा। ओके, जोना पेल्योसिडा।
इसके अलावा ये जो आप बाहर सेल दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं सेल्स ऑफ कोरोना, सेल्स, ओके, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। पर ये उसने पूछा नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, इसके अलावा और में आप एक स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या है, आप याद रखें कि ये एक, आप ऐसे बोल सकते हैं कि हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, जो कि एग के मैच्योर होने के बाद बनती है जब एक फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और इससे प्रोड्यूस होता है एक हार्मोन, एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नेम ऑफ द हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो ये बेसिकली राइट द फंक्शन ऑफ इट, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर structure which is known as corpus luteum. Okay, so this is the answer of this question. Now move to the question number 18. 18 में अगर आप देखें तो ये आपको एक ग्राफ उसने गिवन कर रखा है। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए क्या है, बी क्या है, सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, द कर्व बी इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और बी की इक्वेशन ये क्या है, व्हाट डज के क्या होती है इन दिस इक्वेशन, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चन, अगर मैं आपको ए और बी के बिहाफ पर यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ए और बी हमारे पास होते क्या हैं। तो ये बेसिकली दो इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पर बी की बेसिकली उसने डिस्कशन कर रखा है, बी के बारे में बात कर रखी है, सॉरी, बी के बारे में उसने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है कि किस तरीके से आपको बी देखने को मिलता है। थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा। ओके, तो ये क्वेश्चन उसने यहाँ पर पूछा है कि भाई आपके पास बी क्या होता है, बी का आपको आंसर यहाँ पे देना है। ओके, तो यहाँ बी के बारे में उसने बेसिकली हमसे डिस्कस करा है कि बी आपका एक कर्व दे रखा है, और वो कर्व आपको इक्वेशन दे रही है डी एन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आर एन एंड के माइनस एन अपॉन में के। दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, एंड वो पूछ रहा है कि व्हाट इज के। के बेसिकली आपका होता है कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, के इज योर कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है, तो कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अगर मैं के बारे में बताऊं कि आप इसे अगर लिखना चाहते हो के बारे में, अगर कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है, तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म की होती है, जहां पर के रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी को किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, जो किसी भी एक हैबिटेट के अंदर, और जो हैबिटेट है उसके अंदर इनफ रिसोर्सेज होंगे टू सपोर्ट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक जोग्राफिकल एरिया है और उस जोग्राफिकल एरिया में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पर जब डेवलप हो जाएंगी, तो उसके बाद नो मोर स्पीसीज विल बी एडेड, यानी उसके बाद नो फर्दर ग्रोथ, आप ऐसे बोल सकते हैं, नो फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस। ओके, नो फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस, तो जिस मैक्सिमम नंबर पे पहुंच जाता है दैट मैक्सिमम नंबर इज कॉल्ड के, मींस कैरिंग कैपेसिटी। ओके, दैट मैक्सिमम नंबर इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो दिस इज द बेसिकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और यहाँ पर और में क्वेश्चन दे रखा है, विच कर्व रिप्रेजेंट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे कौन सा प्रेजेंट होता है। तो याद रखना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए जो हमारे पास मॉडल होगा वो लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म का होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म का आपको ये मॉडल देखने को मिलेगा। ओके, एंड डू यू थिंक सच ए कर्व इज सस्टेनेबल, वो पूछ रहा है क्या ये सच एक कर्व सस्टेनेबल है, तो डेफिनेटली दिस कर्व इज सस्टेनेबल। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो कर्व बनता है इसके लिए लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो कर्व दे रखा है, यस इट इज सस्टेनेबल, आंसर आपका रहेगा यस इट इज सस्टेनेबल, as resources are limited and environment cannot support population beyond carrying capacity, and this will be the answer. Okay, आंसर रहेगा आपका यस, और आपका हो गया यस, ये 100% है। क्यों है, क्योंकि यहाँ जो रिसोर्सेज हैं आर लिमिटेड, उसमें जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, जिसके अंदर एक मैक्सिमम पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है। बियॉन्ड विच अगर उसके बाद की बात करें तो इसमें आपकी नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर सकती, यानी resources are limited and environment cannot support population beyond the carrying capacity, यानी carrying capacity के beyond population वहां पर देखने को नहीं मिलेगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अब इसका आंसर अगर आप पूरा लिखोगे तो भाई सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं वैसे बताऊं तो कैसे आपको इसका आंसर देना है, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बेसिकली कुछ टेस्ट को इंक्लूड करता है, कुछ मेथड को इंक्लूड करता है, और उस मेथड्स के अंदर अगर जो आप बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मेथड हैं। एक है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, दूसरी थिंग जो इसके अंदर आती है वो बेसिकली हम बात करते हैं मेथड की, दैट इज कॉल्ड एलिसा। और तीसरा जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मेथड यूज कराता है दैट इज योर सॉरी पीसीआर, which is stand for polymerase chain reaction, polymerase chain reaction. ELISA stand for enzyme linked immunosorbent assay. ओके, ये इस पर स्टैंड होता है, और इन्हीं तीनों स्टेटमेंट को आपको बेसिकली बताना है किस तरीके से होता है। पीसीआर को कहाँ पर क्या होता है, तो आपको बता दूं एलिसा जो है वो एक एचआईवी को टेस्ट करने के लिए एक मेथड है। ठीक है, एचआईवी एड्स को बेसिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए इस एलिसा का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा आप पीसीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर आप डिटेक्ट कर सकते हो एचआईवी वगैरह को, या कोई म्यूटेशन वगैरह जीन में हो रही है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो दिस इज बेसिकली अबाउट द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ disease. Now move to the question number 20. How does EcoR1 specifically act on DNA molecule? Explain. तो आपको बताना, तो EcoR1 बेसिकली होता क्या है पहले आप समझ लो। EcoR1 एक आपका टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो कि रिकॉग्नाइज करता है बेस सीक्वेंस को, और इसकी जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, इसकी जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, मैं आपको बता दूं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर दो सीक्वेंसेस विच आर सेम व्हेन वी रीड फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसकी जो सीक्वेंस होती है दैट इज योर GAATTC। ओके, तो ये दिस विल बी द इक्वेशन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, देन वी विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड दैट विल बी GAATTC। जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको बनाना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था। पहले एक क्वेश्चन क्या था कि किस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट करते हैं। ओके, तो एक और स्पेशली एक्ट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल एक्सप्लेन, तो ये इस तरीके से बेसिकली क्या करता है, एक्ट करता है। जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो पैलेंड्रोमिक साइट्स होती हैं उनकी, उन पे वो डीएनए को कट करेगा, और कट करने के बाद रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो दोनों सेट आपस में आके दो एंड बनाते हैं, जिन एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। कुछ इस तरीके से बेसिकली एंड क्रिएट होते हैं, कुछ इस तरीके से आपके एंड क्रिएट होते हैं, और इसके अंदर सीक्वेंस होता है यहाँ GC, उसके बाद होता है सॉरी TTAA, और यहाँ G, और यहाँ हो जाएगा CTTAA, और G आपका ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, G आपका यहाँ पर ऑलरेडी, तो इस तरीके से आपके एंड क्रिएट होते हैं अगर हम बात करें, और इन एंड को आप बोलते हैं स्टिकी एंड। ओके, इन एंड्स को आप बोलते हो स्टिकी एंड्स। इज इट क्लियर? So this is the answer of this question. Now move to the question number next, that is question number 21. Okay, इस question number 21 को डिस्कस करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है गिवन फिगर शो द कैरियोटाइप ऑफ अ चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम अ सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। अब आपको बताना है कि किस टाइप की न्यूक्लियोइड है, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता दूं कैरियोटाइप आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कैरियोटाइप है दैट इज XXY, सॉरी दैट इज XXY। द कैरियोटाइप्स ऑन बेसिकली XXY कंडीशन आती है। अगर XXY कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये किस टाइप का कैरियोटाइप होता है, तो अगर हमारे पास XO कैरियोटाइप होता है, सॉरी अगर हमारे पास XO कैरियोटाइप होता है तो ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ओके, टर्नर सिंड्रोम। अगर हमारे पास XXY का सेट होता है तो ये होता है आपका लाइन फिल्टर, सॉरी लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। और ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम के फीचर्स आपको यहाँ पर पुट करने हैं कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं।
ओके, ये आपको यहाँ पर बेसिकली बताना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहाँ लिखा हुआ दिस रिजल्ट इन द गेन एंड लॉस ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द डिजीज फ्रॉम द गिवन कैरियोटाइप, तो दैट इज योर लाइनफिल्टर सिंड्रोम। मेंशन द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज, और इसके आपको फीचर्स बता देने कि इसके अंदर होता क्या है। ओके, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे बता दें, मैं उस पूरे के पूरे नोट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो मेरे पास है, तो उनकी मैं वीडियोस डाल दूंगा। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मैं उसे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट टॉपिक भी, मुझे कोई सा भी टॉपिक बायोलॉजी का बता सकते हैं जिस पे आप चाहें कि सर इसको वीडियो के थ्रू समझा दीजिए, चाहे वो आपका नॉर्मल बायोलॉजी सीबीएसई से रिलेटेड हो, या फिर किसी और बोर्ड से रिलेटेड हो, या फिर वो आपका नीट कंपटीशन लेवल से रिलेटेड हो, इवन मेडिकल के भी अगर कुछ टॉपिक है जो आपको समझ रहे हो, या फिर आप बड़ी क्लासेस के अंदर हो जिस समझना चाहते हो, या पहले से आप समझना चाहते हो, तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के अंदर, जिसको मैं कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करके उसकी वीडियो दे दूंगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली is on your screen. Mention any six difference between active immunity and passive immunity. Okay, active immunity and the passive immunity, ये दो बेसिकली आपको इम्यूनिटी डिस्कस करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी? तो सबसे पहला अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर बात करें, तो कैसा होता है कि इसके जो होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, नो साइड इफेक्ट। इसकी अगर हम बात करें पहला, तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी आपने बाहर से लिए कैसे एक्ट करेगी, ठीक है, तो कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स शो करती है। ये जो इफेक्ट इसकी अगर हम बात करें, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसकी कैसी होती है? लॉन्ग लास्टिंग होती है एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेसिकली बॉडी पर काम करती है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ओके, साइड इफेक्ट बात करें, तो लॉन्ग पीरियड के लिए हो गया, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ओके, ये बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड करेगी, वी कैन राइट प्रोवाइड रिलीफ ओनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड। ओके, एक लंबे पीरियड के बाद ये रिलीफ प्रोवाइड करेगी, जबकि ये जो होता है उसका रेस्पॉन्स इमीडिएट होता है। तो आप ऐसे अगला पॉइंट लिख सकते हैं, प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ, प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। ओके, नाउ मूव टू द पॉइंट 4। अगर हम इसके अंदर बात करें, तो इसमें बेसिकली एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर बेसिकली देखने को मिलेगा, एक्सपोजर टू एंटीजन, एक्सपोजर टू एंटीजन। जबकि अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी में, तो नो एक्सपोजर टू एंटीजन, नो एक्सपोजर टू एंटीजन। ओके, एक और पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इट इज बेसिकली डेवलप्ड व्हेन द पर्सन ऑन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, persons on cell produce antibodies। ओके, जबकि इसके अंदर अगर हम बात करें, तो बॉडी जो होती है ऑन सेल प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इंजेक्टेड करी जाती हैं आउटसाइड से। ओके, इंजेक्टेड यानी डेवलप्ड व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन बेसिकली से दैट it is developed when antibodies produce in other organisms। ओके, किसी और ऑर्गेनिज्म में ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और फिर वहां से ये इंजेक्ट करी जाती है इनटू अ पर्सन जिसको भी इसकी डिमांड होगी। ठीक है, तो इंजेक्ट इनटू अ पर्सन हु नीड इट, ठीक है, जिसको इसकी डिमांड होगी। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड अ पैसिव इम्यूनिटी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is your question number 23. The following figures show a fetus within a uterus. On the basis of the given figure, answer the question follow. Answer the question follow. And you have can basically easily seen that there are four options A, B, C, D, and you have to write name of it. They are basically asking about the mention the role of B in the development of embryo. What is the role of B in the
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये जो बी है ये बेसिकली आपकी ट्यूब होती है, एंड दैट सॉरी दैट ट्यूब इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। व्हाट वी कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली करता क्या है कि इट इज कनेक्टेड, ये बेसिकली कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को विद मदर के साथ, जिसके थ्रू प्लेसेंटा पास होता है, और वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है सब्सटेंसेस को आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। तो उसमें बेसिकली न्यूट्रिशन आपका बॉडी के अंदर जाते हैं, और वहां से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है बेबी का, नॉट बेबी, फीटस का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो आपका रिमूव करा जाता है इनटू द मदर्स ब्लड, ताकि वो वहां पर फिल्टर हो सके। बिकॉज अभी जो फीटस है उसकी खुद की जो किडनी होती है वो फंक्शनल नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जो यूरिनरी वेस्ट होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जो यूरिन वेस्ट होता है, वो सारा का सारा मदर की किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट होता है। ओके, so this is the answer of the B. Mention the role of the B in the development of the embryo. So answer will be the part B is the umbilical cord, and placenta is connected to the embryo through a umbilical cord, which help in the transport of substances, okay, from outside to inside and inside to outside. Next question, name the fluid surrounding the developing embryo. इस developing embryo यानी जो C है, ये basically कौन सा fluid होता है? तो इस fluid को हम बोलते हैं amniotic fluid. Okay, this fluid is known as amniotic fluid. Amniotic fluid. Now question, identify A. What is A? तो A जो है वो बेसिकली मदर के एंडोमेट्रियम लेयर में इंसर्टेड होता है, जहां से वो न्यूट्रिशन को कैरी करता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें विलाय बोलते हैं। और यहाँ जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटल विलाय। तो A क्या है यहाँ पर? A इज योर प्लेसेंटल villi. Okay, this is known as placental villi. What is A? It is known as placental villi. Okay, now move to question number 424. अगर क्वेश्चन नंबर 24 को अगर देखें तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ रिंगवॉर्म डिजीज, मेंशन द पैथोजन, गिव द सिम्टम ऑफ द डिजीज अलोंग विद द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ऐसे एक डिजीज आपको 100% देखने को मिल सकती है जहां पर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में दे विल आस्क अबाउट। ओके, नाउ दे आर ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द रिंगवॉर्म डिजीज। मैं अगर यहाँ पर आंसर देना चालू करूँ तो आंसर में वो रिंगवॉर्म डिजीज से बेसिकली सफरिंग कर रहा है। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द रिंगवॉर्म डिजीज, और उसके पैथोजन को आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहले मैं पैथोजन की बात कर लेता हूँ, जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पैथोजन। तो जो पैथोजन होता है रिंगवॉर्म को कॉज करने वाला, वो फंगी के जेनरा को बिलोंग करता है, बेसिकली बिलोंग करता है। और वो जो जेनरा है वो कौन कौन से जेनरा है जिनको ये बिलोंग करेगा? तो सबसे पहला जो है वो है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम, ओके। दूसरा जो है वो है ट्राइकोफाइटन, एंड लास्ट जो इसके अंदर हमें जो देखा हमारी एनसीईआरटी के अंदर, वो है आपका एपिडर्मोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन। So these are the three pathogens which are basically responsible to cause a disease, ringworm disease specifically. Now you have to write the symptoms. What are the symptoms of it? What are the symptoms of it? कि इसके क्या क्या symptoms होते हैं? तो मैं symptom अगर आप बताऊं तो जो स्किन होगी, जो ड्राई स्कैली लीजन्स यहाँ पर बेसिकली बनेंगे, ओके, ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब ये जो बॉडी पार्ट्स में अगर मैं बात करूं कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, तो उन पार्ट्स के अंदर है स्किन, जो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। खोपड़ी के अंदर अगर हम बात करें तो स्कैल्प हो गई हमारी, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। और होते हैं हमारे नील्स, ओके, नील्स वगैरह के अंदर भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी वजह से होता क्या है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है। ठीक है, और उस इंटेंस ईचिंग की वजह से जब आप इसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे खुजलाते हो, तो उसके खुजलाने की वजह से उसमें से कुछ वाटरी फ्लूइड निकलता है, और वो वाटरी फ्लूइड अगर किसी और एरिया के अंदर पहुंचेगा तो वहां पर वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए अगर हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पूछा है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, विद द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं ट्रांसमिशन का एक ही मोड है, या तो ये फिर किसी मतलब जो आपके क्लोथ्स वगैरह है उसके थ्रू पास होगा, या किसी आर्टिकल के थ्रू पास होगा, या फिर ये साथ में पास होता है सॉइल के थ्रू।
तो थ्री थिंग्स रखना। इट इज बेसिकली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद द आर्टिकल सच एज टॉवल, क्लोथ्स, कॉम्ब, used by the infected person. Okay, this is the answer of question number 24. Now move to the question number 25. Observe the diagram of gel electrophoresis. Okay, this is the technique which basically used to separate the fragments of DNA. Okay, तो उसके बिहाफ पर डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दे रखा है और इसके आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन पहला जो पूछना है, नेम द सब्सटेंस यूज्ड एज अ मीडियम और मैट्रिक्स इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा मैट्रिक्स और कौन सा मीडियम इसके अंदर यूज करा जाता है उसके बारे में बताना है। तो उस मीडियम और उसका नाम है एगरोज। ओके, एगरोज जेल, इसे हम बोलते हैं एगरोज जेल और एगरोज मीडियम। ओके, एगरोज जेल और एगरोज मीडियम जो मैट्रिक्स की तरह यूज करा जाता है टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओके, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने वाला था। और ये किससे मिलता है अगर आपसे पूछे तो हम याद रखेंगे सीवीड से इसे आप ऑब्टेन करते हो। किससे ऑब्टेन करते हो? सीवीड से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज डीएनए मूव टुवर्ड्स द एनोड इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों मूव करता है? क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं, ओके नोटिस करें जरा, जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होगा इट विल मूव टुवर्ड्स, ये जो है वो ऑलवेज मूव करेगा किधर की तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसलिए ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए डीएनए के फ्रेगमेंट विल मूव फ्रॉम इट्स नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होते हैं? ये मूव करते हैं। ओके, तो इसे आपको याद रखना है। अगला है, हाउ वन कैन ऑब्जर्व डीएनए इन द जेल आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस तरीके से कोई इसको ऑब्जर्व कर सकता है? तो जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं जेल के अंदर उनको विजुअलाइज करने के लिए आपको स्टेनिंग करनी होती है। स्टेनिंग बेसिकली क्या होता है? कलर चढ़ाने का एक तरीका है कि आप कलर चढ़ाते हैं उसको जेल के अंदर। और इसको करने के लिए आपको एक कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड, और इस इथीडियम ब्रोमाइड को आप बोलते हैं ईटीबीआर। ओके, दिस ईटीबीआर बेसिकली आपका यूज करा जाता है जब इस इथीडियम ब्रोमाइड को आप यूज करते हैं, फिर उसके बाद आप इस पे अप्लाई करते हैं यूवी एक्सपोजर। ओके, यानी कि आप बेसिकली यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल करते हो। ओके, इसका इस्तेमाल करोगे यूवी रेडिएशन का, और जैसे ही आप इस पर यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल करते हो तो ये जो जेल हैं, ये जो जेल के मतलब ये जो बैंड्स हैं आपके, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बन जाते हैं। ब्राइट ऑरेंज। ओके, ब्राइट ऑरेंज कलर के ये बैंड्स बन जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली विजुअलाइज होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज बना के इसका आंसर लिख सकते हो। मैं ऐसे बोलूंगा कि जो डीएनए सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट इन द जेल कैन बी विजुअलाइज बाय एडिंग अ स्टेन of ethidium bromide, and then we apply a UV radiation. Then we apply a UV radiation, and after UV radiation, it will appears in the form of bright orange color bands, bright orange color bands in the gel. And this is the answer of this question. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now move to the question number 26. A decade ago, an Abingdon tortoise were abundant on the Galapagos Island, but now the species has become extinct. What caused their extinction? How would you describe this kind of relationship? Name and describe different hierarchical level of biological diversity. एक पूरा क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के केसेस पढ़ते हो तो उसमें पीछे चार पांच इवेंट है, पांच सॉरी सिक्स इवेंट बेसिकली है। अब चार पांच इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ इवेंट को हटाया था सीबीएसई ने। तो उसमें म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एवनसेलिज्म, इस तरह के इवेंट है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब यहाँ डिकेड एगो जो एबिंगटन पर्स की बात करें तो वो कैसे करके होगा? देखो, सबसे पहला जो आंसर है, पहले मैं इसका आंसर देता हूँ, व्हाट कॉज देयर एक्सटिंक्शन। तो इसके कॉन्स्ट्रक्शन की बात करें तो अर्लियर देयर वर ओनली, जो सबसे पहले हुआ करते थे वो सिर्फ आपके पास एबिंगडन टॉर्टॉइज हुआ करते थे। एबिंगडन टॉर्टॉइजेस हुआ करते थे, ठीक है, एबिंगडन टॉर्टॉइज हुआ करते थे, ठीक है। अब किसमें? उस आइलैंड में जिसका नाम है गैलापैगोस आइलैंड। ओके, गैलापैगस आइलैंड, ठीक है। व्हेन गोट वर इंट्रोड्यूस इनटू दिस आइलैंड, जब वहां पर गॉट आई, ठीक है,
जब इस रीजन के अंदर बेसिकली क्या हुई कि इस रीजन में गोट आई, तो गोट जो ग्रासलैंड है बेसिकली, तो गोट की जो फीडिंग एफिशिएंसी है, गोट की जो फीडिंग एफिशिएंसी है यानी घास को खाने की जो क्षमता है, जो उसकी एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है। अब इस गोट की फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि गोट की फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से ये बेसिकली बेटर कंपटीटर बन जाती है। बेटर कंपटीटर बन के ये डोमिनेंट हो जाती है किस पे? टॉर्टोइस पर। ये जो गोट है वो डोमिनेंट हो जाती है किस पे? टॉर्टोइस पे, जिसकी वजह से सारी ग्रास को कंज्यूम कर लेती है और वो फूड नहीं मिल पाता किसको? एबिंगडन टॉर्टोइस को, जिसकी वजह से इनकी आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इसका नंबर होता है वो शॉर्ट हो जाता है, या पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप? आप इस रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली कंपटीशन के बारे में है। अगर आप इस रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप है आपका कंपटीशन के बारे में। किसके बारे में है? कंपटीशन के बारे में। इसमें वैसे कंपटीशन को डिस्क्राइब करा गया अमंग द इंडिविजुअल्स, जहां पर फाइट होती है फॉर देयर रिसोर्सेज, और जो बेटर होता है, जो स्ट्रांग होता है, उसकी जिसकी अच्छी एबिलिटी होती है, वो सरवाइव करेगा, और लूजर वन जो होगा वो धीरे धीरे वहां से रिमूव हो जाएगा, या फिर आपका वेव ऑफ हो जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो स्पीसीज धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और ये चीज दिखाती क्या है? तो ये कंपटीशन अगर आपसे कहे क्या शो करता है, तो ये शो करता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, तो ये कंडीशन जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को शो करता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, नेम एंड डिस्क्राइब डिफरेंट हायरार्किकल लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो आपको मैं बता दूं, जब आप बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को पढ़ते हो तो यहाँ पर जो हायरार्किकल लेवल आते हैं वो तीन आते हैं। एक आता है जेनेटिक डायवर्सिटी, एक आता है स्पीसीज डायवर्सिटी, और एक इवेंट जो आपके पास आता है दैट इज योर इकोसिस्टम डायवर्सिटी। ओके, इन्हीं तीनों को बस आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हो तो कमेंट में टाइप करें नोट्स और पीडीएफ, तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो या फिर उनका जो पीडीएफ है वो बता दूंगा कि किस तरीके से आपको मिल सकता है। आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है जगेश बायोलॉजी, जहां पर मैं इन नोट्स को आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो। ओके, इस वीडियो पर अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इन वीडियोस को, इनके नोट्स या इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर को वहां पर इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको बेसिकली प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। 27 अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, और ये मशीनरी दिखा रखी है हमारे प्रोसेस की, जिसका नाम है रेप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है? डीएनए से ही डीएनए की स्ट्रैंड बनाई जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के अंदर उसने पहला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है रेप्लिकेटिंग फॉर्क का। ओके, गिवन स्ट्रक्चर अगर आपसे इसका आंसर पूछते हैं तो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स रेप्लिकेटिंग फॉर्क। ओके, तो ये डायग्राम जो है वो रेप्लिकेटिंग फॉर्क का है। ओके, जिसमें टू पैरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो हो रही है वो अनबाइंड हो रही है, एंड दे आर स्टार्टिंग द रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रही है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द डिफरेंस इन द सिंथेसिस बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइज करता है न्यूक्लियोटाइड को ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में बेसिकली वो क्या करता है? स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है। कौन पॉलीमराइज करता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। ओके, ये बेसिकली डीएनए को पॉलीमराइज करेगा 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, in 5 prime to 3 prime direction on 3 prime to 5 prime strand because it adds them at the 3 prime end। बेसिकली ये कंडीशन है कि 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में क्या करेगा? ये इसे कंटिन्यू करेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा, मेंशन द डिफरेंस इन द सिंथेसिस बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में देखते हो तो जो यहाँ सिंथेसिस होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। इसे हम बेसिकली बोलते हैं, सॉरी, इसे आप बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाट वी कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, इसे आप बोलते हो लीडिंग स्ट्रैंड, सॉरी। ओके, तो ये जो कंडीशन है, ये जो आपका 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में ये बिना रुके बनता चला जाता है, तो इससे आप बोलते हैं फॉर्मेशन जो होती है उसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं।
ठीक है, और इसे कंटिन्यूअस सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जब इधर जाते हो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस से बोला जाता है। और यहाँ पे जो स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है वो फ्रेगमेंट्स में होती है। किसमें होती है? फ्रेगमेंट्स में। और इन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर करा था साइंटिस्ट ने, और उनका नाम है ओकाजाकी। तो इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिन्हें हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। स्टेटमेंट क्या बोलती है डीएनए डिपेंडेंट की? अगर हम बात करें, डीएनए पॉलीमरेज कैन पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, अगर उसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करना है तो उसे ऐड करना पड़ेगा, उसको 3 प्राइम एंड में अगर ऐड करना है तो दो स्ट्रैंड डीएनए रन करेंगी। ठीक है, अगर ये दोनों सेम सेम तरीके से चलती तो ये फिर एंटी पैरेलल रन करती हैं। अभी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल रन कर रही हैं। ठीक है, एक कंडीशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरी कंडीशन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आपको बताना कैसे है कि जब आपकी स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे देखो, इधर वाला देखो, ये 3 प्राइम है और इधर क्या है 5 प्राइम है, उस पर रन करती है तो ये मूव करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जिसकी वजह से इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, जो कि लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म करता है। दूसरी तरफ जो होगा वहां पर अगर आप जाते हैं 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे अगर जाते हैं, तब फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से होगी, और उस कंडीशन में जो सिंथेसिस होगा फ्रेगमेंट का वो हाफ होगा बेसिकली। हाफ ना बोल के आप ऐसे बोलिए टुकड़ों के अंदर होगा, तो वहां पर फ्रेगमेंट्स बनते हैं और उस फ्रेगमेंट के थ्रू इसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट। Now move to the next question. Now next question is, how is detritus composed of step by different agent and made available in the nutrient to the plant exchange? Okay, ये वीडियो काफी लंबी हो गई एक पार्ट को लेके। अब क्वेश्चन नंबर 28, 29 और जो इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं 28, 29, 30, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लार्ज क्वेश्चंस है जिनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो इसकी वजह से ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये सभी क्वेश्चन 31, 32 एंड 33, इन तीनों क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस को मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ डिटेल में इन पार्ट 2 में, इसी पेपर के पार्ट 2 में। ओके, इसी टाइप की और भी आगे जो वीडियो है 30 के 30 सैंपल पेपर्स को मैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा उनको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप उनको पढ़ के सभी डाउट्स को अपने क्लियर कर सकें और पूरे के पूरे नंबर अचीव कर सके बायोलॉजी के एग्जामिनेशन में। ओके, इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमसे, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सके और अच्छा स्कोर ला सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।